ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी। नमस्कार। हंसी और खुशी की तरह समस्याएं भी जीवन का हिस्सा हैं। जैसे हमें पता नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है, ठीक वैसे ही समस्याएं भी बताकर नहीं आती हैं। शुरुआत में छोटी लगने वाली परेशानी कब गंभीर बन जाती है, हमें समझ ही नहीं आता। हर समस्या से बाहर निकलने के लिए हर किसी के पास अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, लेकिन कई बार जब हमारी तरकीबें काम नहीं करती तो हम निराश हो जाते हैं। ये दौर भी कुछ ऐसा ही है। आप सबको ये लग रहा होगा कि आप जिस कोरोना संकट में घिर गए हैं, उससे कैसे बाहर निकलेंगे। ये ठीक है कि इस समय कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। ये भी सही है कि वैक्सीन का इंतजार कब खत्म होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन जरा सोचिए, ये भी क्या कम है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन के सहारे 49 लाख लोगों को छोड़कर 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश की बाकी जनता कोरोना से दूर बिल्कुल स्वस्थ है। चुनौती गंभीर जरूर है, पर जो उपाय हैं उसे अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और हां, मुस्कुराना मत छोड़िए, क्योंकि खुश रहने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होगी। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी। डॉक्टर सैनी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर सैनी से परिचर्चा शुरू करें इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मास्क से ही। मास्क कोरोना वायरस से बचने का बहुत बड़ा हथियार है और मास्क पहनने के लिए दुनिया भर की सभी सरकारें कह रही हैं। और मास्क के बारे में आज जो खबर आई वो ये है कि भारत सरकार ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को जो चालान कटता है उसकी राशि बढ़ा दी है। 500 रुपए से ये राशि बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। लेकिन जो डॉक्टर सैनी से हम चर्चा करेंगे वो कुछ अलग तरह की है। आप सभी दो तरह के मास्क पहनते होंगे। पहला, जिसको कि आप पहनने के बाद डिस्पोज कर देते हैं, और दूसरा वो मास्क होगा जिसको आप बार बार धोकर पहनते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर बाजार में रिचार्जेबल मास्क आने लगे तो क्या होगा। फिजिक्स ऑफ यू जर्नल के अनुसार रिचार्जेबल मास्क बहुत जल्द बाजार में आ सकते हैं। डॉक्टर सैनी, क्या है ये रिचार्जेबल मास्क? देखिए, जो भी हम मास्क पहनते हैं, जो हम कहते हैं कि सबसे अच्छा मास्क है वो है N95 मास्क जी। अब N95 मास्क जो है दो तरीके से कीटाणुओं को रोकता है जी। एक तो है कि उसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसके द्वारा कीटाणुओं को रोकता है, जिसको कहेंगे कि हम मैकेनिकल फिल्ट्रेशन जो करता है जी। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं जो कि कीटाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और अंदर नहीं घुसने देते, यानी कि वहीं बाहर से ही उसको रोक देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। जब भी हम बात करते हैं किसी मास्क की कितने लंबे समय तक चलेगा और खास तौर पे N95 की, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन तो आप मैकेनिकल उसको हाइजीन तो आप कर सकते हैं कि आपने उसको किसी गर्म जगह पे रख दिया, उसको हीट से उसको कर दिया या उसको यूवी लाइट से कर दिया, उससे मैकेनिकल उसका जो डिसइंफेक्टेंट पार्ट है वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो उसके अंदर N95 मास्क में होते हैं वो उसके द्वारा वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। ये जो यूवी लाइट है या हम उसको हीट में रख दें, यानी कि धूप में रख दें या और किसी हाई टेम्परेचर पर रख दें, तो जो मैकेनिकल वाला पार्ट ठीक हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ठीक नहीं होता, तो उसके लिए आपको उसको मास्क को चार्ज ही करना पड़ेगा। तो अभी जो आपने जिस जर्नल का नाम दिया, फिजिक्स ऑफ यू, साइंटिस्ट ने इस पे अध्ययन किया और पाया कि यदि हम इनको
चार्ज दोबारा से कर दें तो हम दोबारा से हम उसकी जो एफिशिएंसी है N95 मास्क की हम दोबारा से ला सकते हैं क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि N95 मास्क जो है आसानी से, एक तो जितने लोगों को चाहिए उतना आसानी से नहीं मिल सकता, बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में होता है। दूसरा, जो अभी तक हम सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को भी नहीं पहुंचा पा रहे क्योंकि एक बारी पहना उसके बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाती है क्योंकि अभी हमारे पास कोई साधन नहीं बना कि हम उसको रीयूज कर पाए। तो यदि ये एक साइंटिफिक बात है, यदि ये सफल होती है तो ये काफी फायदेमंद होगी ताकि हम बार बार उस मास्क को इस्तेमाल कर पाएंगे। जी डॉक्टर सैनी, ये तो बात रिचार्जेबल मास्क की हुई, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज कही कि ये जो मास्क है N95 वो ज्यादातर अवसरों पर वन टाइम यूज ही होता है, लेकिन बाजार में बहुत सारे ऐसे N95 मास्क हैं जिस पर रीयूजेबल भी लिखा होता है। इसके क्या मायने हैं और ये कितना सही है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। अभी तक इस पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन ये पाया गया है कि कोई भी तरीका उसको दोबारा से साफ करने का ठीक नहीं है। एक आप घर के मास्क तो दोबारा से यूज कर सकते हैं जिसको कि आप वॉश कर लें, पानी के द्वारा धो लें और आपको दोबारा यूज कर लें, जो कॉटन के होंगे जी। उसके अलावा N95 मास्क या ये सब एक ही बारी इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, हमने एक स्टडी जरूर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुई कि हम उनको क्या करें कि हम 5 दिन के बाद दोबारा यूज करें, यानी कि एक मास्क हमने लिया, हेल्थ केयर वर्कर्स को हमने 5 मास्क दे दिए, वो एक मास्क को इस्तेमाल करेंगे, फिर दूसरे दिन दूसरा इस्तेमाल करेंगे और 5वें दिन दोबारा से उस 5वें मास्क को यूज करेंगे। लेकिन इस बीच में वो मास्क जो होगा वो किसी जो अखबार का कागज होता है या जो अखबार वाले लिफाफे होते हैं उसके अंदर रखा जाएगा ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर वगैरह सब एब्जॉर्ब हो जाए और उतने दिन में शायद कीटाणु मर जाए। यही सिर्फ एक स्टडी है, लेकिन आप उसको ना धो सकते हैं ना बार बार यूज कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन बाजार में यदि वो कोई ऐसी बात करते हैं कि आप N95 को आप धोकर या किसी और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है अभी तक। जी बिल्कुल। एक दूसरे शोध के हवाले से डॉक्टर सैनी ये बात सामने आ रही है कि कोरोना संक्रमित 100 में से एक मरीज के फेफड़े में पंक्चर देखा जा रहा है। क्या है ये मामला? देखिए, हम साइंटिफिक भाषा में पंक्चर को बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। जी। न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है कि जो लंग हमारी एक फेफड़ा है, फेफड़े के ऊपर एक कवरिंग है जी, एक जैसे हमारे शरीर के ऊपर स्किन लगी हुई है जिसको हम त्वचा बोलते हैं, उसी तरीके से फेफड़ों के बाहर एक लाइनिंग होती है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं जी। तो जो हम अभी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में न्यूमोथोरैक्स हो जाता है, यानी कि लंग का थोड़ा सा हिस्सा हवा जो है वो जाकर प्लूरा के अंदर चली जाती है, यानी कि जो कवरिंग के अंदर चली जाती है जी। और इसका मुख्य कारण ये है कि ज्यादातर ये देखा गया था कि ये जो न्यूमोथोरैक्स है जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोला कि आपने छेद हो जाता है जी, ये ज्यादातर देखा जाता था कि जिनको अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको सांस लेने की तकलीफें हैं, या टीबी के पेशेंट में कुछ में न्यूमोथोरैक्स देखा गया है। अब यहाँ पर भी इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि काफी देर तक पेशेंट को खांसी होती रहती है जो कोरोना के पेशेंट होते हैं, या कई बार इनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है कि उनका सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो जोर जोर से सांस लेते हैं और खांसी करते हैं, तो इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है। उस इंटरनल प्रेशर की वजह से लंग्स में छेद हो जाता है और वो प्लूरा के अंदर हवा घुस जाती है जी। और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है क्योंकि इसका तुरंत इलाज होना चाहिए, नहीं तो आदमी का सांस भी रुक सकता है। तो ये अच्छी बात है कि सिर्फ 1% लोगों में ही देखी गई है जिनको कॉम्प्लिकेशन होती हैं। यदि आप ध्यान रखें कि मरीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिनको यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, बहुत ज्यादा खांसी हो रही हो, बर्दाश्त के बाहर हो रही हो और एकदम सांस घुटने लगे, तो समझ लीजिए कि एक चिंता का विषय, फौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इसका तुरंत यदि इलाज हो जाए तो पेशेंट की लाइफ बच सकती है। जी बिल्कुल। हरदोई से मंगेश यादव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मंगेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्ते सर जी, मेरा ये सवाल है कि जब कोरोना का इलाज नहीं है तो ये 37 लाख लोग ठीक कैसे हो गए? डॉक्टर सैनी ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जब इसका इलाज उपलब्ध नहीं है तो इस देश में 45 लाख से ज्यादा लोग ठीक कैसे हो गए? मंगेश जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया।
ऐसा नहीं है। इलाज तो सिर्फ दवाइयां ही नहीं होती, इलाज हमारा शरीर भी उसका इलाज करता है। नहीं तो हम हमेशा ही, हमारा शरीर पता नहीं कितने सारे कीटाणु इस विश्व में है, और हम जब सांस लेते हैं इतने सारे कीटाणु हमारे अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारे अंदर एक ताकत है किसी भी कीटाणु को रोकने की, वो हमारे को हमेशा बचाव करती है। जो इतने सारे लोग जिनकी बचाव हुआ वो इसी कारण था कि हमारी इंटरनल इम्यूनिटी जो है वो हमें बचाती रहती है। दूसरा, हमारे पास इस कीटाणु को मारने का इलाज नहीं है, लेकिन ये जो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ पैदा कर देता है, या हमारे खून में कोगुलेशन पैदा करता है, यानी खून में जमाव पैदा कर देता है, या जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनिन सिंड्रोम कर देता है, जिससे हमारा शरीर अलग तरीके से चलने लगता है। उन सबको रोकने की हमारे पास दवाइयां हैं जी। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास अभी उस वायरस को मारने की दवाइयां नहीं है, लेकिन इन दिनों में हमने ये जरूर पा लिया कि जो वो बीमारियां कॉज करता है, जो लक्षण वो पैदा करता है जी, उनको हम रोकथाम कर सकते हैं। और यदि हम उनको समय रहते हुए रोकथाम करें और अपने आप में सावधानी बरतें, तो इतने सारे लोग जो हमने ठीक किए इससे ज्यादा ठीक कर पाएंगे। जी बिल्कुल। जौनपुर से राजधर मिश्र जी जुड़ चुके हैं। राजधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते राजधर जी। सर मेरे 2 सवाल हैं। सर मेरा पहला सवाल है सर कि मैं 2-3 दिन पहले थोड़ा बारिश में भीग गया था, तो सर मुझे खांसी सर्दी जुकाम हो गया है, तो सर क्या मुझे कोरोना नहीं हो गया है? और सर मेरा दूसरा सवाल है सर, मैं गाँव में रहने वाले गाँव के लोग हैं सर, कोरोना यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर। अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो अभी पैसा बहुत लेते हैं सर, 4-5 लाख रुपये सर बिल बना देते हैं। तो सर हम लोग गाँव के लोग किस तरह से बचाव रखते हैं सर कोरोना के साथ? यही है डॉक्टर सैनी, इनका पहला सवाल ये है कि ये बारिश में कुछ समय पहले भीग गए थे और उसके बाद उनको सर्दी, खांसी और बुखार है, क्या इन्हें कोरोना हो गया है? देखिए राजधर जी, जिसको आपने बोला कि मुझे जुकाम खांसी हो गया, इसको हम बोलते हैं ILS, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस जी। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस में कोरोना भी आता है आज की तारीख में जी। और यदि आपको खांसी, जुकाम और बुखार हो रहा है तो आपको कोरोना भी हो सकता है। इसमें मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। अब इसको यदि मुझे देखना है कि ये कोरोना है कि नहीं है, इसका एक ही तरीका है कि इसकी जांच की जाए। अब जांच करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम एंटीजन टेस्ट करें या हम इनका RT-PCR करें। आज की तारीख में हर स्टेट में हर सरकारें बड़े तादाद में मुफ्त इनकी जांचें कर रही हैं, तो आप वहां जाइए। देखिए, प्राइवेट में जाएंगे तो खर्चा तो होगा ही, बट आप सरकारी में जाइए, जो आप पैसा नहीं खर्च कर सकते वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वहां पर इसकी जांच होगी और जांच के अनुसार हर एक आदमी को, एक दूसरे लोगों को समझना पड़ेगा कि आप डरिए मत यदि आपको हो भी गया तो। इसमें से जो 90% लोग अपने आप 80% लोग अपने आप से ठीक हो जाएंगे। 80% लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनको शायद पता भी नहीं लगेगा कि उनको कोरोना हुआ था। सिर्फ 20% लोगों को ही हॉस्पिटल जाने की जरूरत होती है। इसलिए एक तो बिना बात पर हॉस्पिटल्स पे रश मत करिए। आपको यदि हुआ है तो आप जाएं, डॉक्टर से समझें और फिर अपने घर में बैठ के भी आपका इसका इलाज हो सकता है। और 20% सिर्फ लोगों को ही जरूरत पड़ेगी, और वहां पर सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां जाइए। उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता, आपको सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। यदि आपको कोरोना हुआ है, आप घर में रहें, लेकिन उस वक्त यदि आपका सांस फूलने लगे, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगे, तभी फौरन हॉस्पिटल जाएं, अन्यथा हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। बिना बात पर हॉस्पिटल में रश मत करें। डॉक्टर सैनी, इनका दूसरा सवाल ये था कि गांव में अब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और वहां जो है इलाज के लिए अगर ये किसी निजी अस्पताल में जा रहे हैं तो लाखों में वहां पर खर्च आ रहा है। ऐसे में ये बचने के लिए क्या करें, यानी ग्रामीण जो हैं वो कोविड-19 से बचने के लिए क्या करें? देखिए, आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी, सतर्कता, जागरूकता जी, ये 2 सबसे बड़े हमारे पास, मैं कहूंगा, वैक्सीनेशन है जी।
एक वैक्सीनेशन होता है जो हम हाथों में लगाते हैं जिससे बचाव होता है, लेकिन आज की तारीख में यदि हम सतर्क हैं, हम सावधान हैं, तो हमें बीमारी होगी नहीं। और उसके लिए क्या करना है? सिर्फ 2-3 चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए। हम मास्क की बात करते हैं, वो मास्क पहनिए, और मास्क को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं पहनिए, उसको मुंह और नाक को ढकिए। यदि मैंने देखा है कि कोई मुंह ढक लेता है, कोई नाक ढक लेता है, उससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा तो मत करिए। बिल्कुल। जब तक कि आप मुंह और नाक नहीं ढकेंगे, उसके अलावा आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो गांव में चाहे शहरों में जाएं, प्लीज, जो मेरी आपसे अनुरोध है, जो जिन्होंने क्वेश्चन किया है हमारे से, कि आप एक तो मास्क पहने, दूसरा डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। कम से कम 3 फीट, WHO कहता है, CDC कहता है 6 फीट, तो 3 से 6 फीट की दूरी अपनाए रखें। ये छोटे। और तीसरा, अपने हाथों को अवश्य धोएं। यदि आप बार बार अपने हाथों को धोते रहेंगे तो आपके पास ये कीटाणु नहीं आ सकता है। एक चीज आपको जाननी पड़ेगी और अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी, ये कीटाणु आपके पास अपने आप से नहीं आएगा। आप जब तक उसको अपने पास बुलाएंगे नहीं जी। तो बुलाने का तरीके 2 ही हैं। आप उसको, यदि आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं कि मेरे अंदर आ जा, तो वही तरीके हैं। बिल्कुल लोगों के पास जाके बात करेंगे तो आएगा आपके पास, मास्क नहीं पहनेंगे तो आएगा। यदि आप अपने हाथों को नहीं धोएंगे या किसी भी समय आपने गंदी चीजों को छुआ तो आपके पास आएगा। तो यदि आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपके पास बीमारी नहीं आएगी, तो आपके पैसे भी नहीं खर्च होंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र के यवतमाल से अरुण। अरुण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्ते। 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 जो वायरस जब तक कब तक आ जाएगी? जैसे 3-4 चल रहे हैं। और दूसरा सवाल था मेरा, ये जो मरीज बढ़ रहे हैं, इसके पीछे ये वायरस ज्यादा पावरफुल या कुछ और तो नहीं हो रहा है कुछ इसमें? इनका पहला सवाल ये है कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी? देखिए, ये आपने एक $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा है जी। जिसमें सारे दुनिया के वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं। शायद इतने वैज्ञानिक, इतने साइंटिस्ट कभी किसी भी इलनेस के पहले नहीं लगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि पहली बारी बहुत सालों के बाद ऐसा पेंडेमिक आया। जी। ठीक है, उससे पहले इतना बड़ा पेंडेमिक आया था तो बहुत पहले आया था, उसके बाद अब आया, ये 1921 में आया था और अब आया। तो सारे वैज्ञानिक दुनिया के सब लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये है कि अनुसंधान चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है। तो उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि नवंबर-दिसंबर में इसके आने की उम्मीद है। तो खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष में भी इसके एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। हमारी सरकारें बिल्कुल ध्यान से इस कार्यक्रम में लगी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम भी सोचते हैं कि भारत में भी इसका वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी आएगा और उम्मीद करते हैं। और तब तक हमें ध्यान रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। दूसरा क्वेश्चन का क्या था? इनका दूसरा सवाल ये है कि कोरोना के मामले जिस गति से भारत में बढ़ रहे हैं, क्या उसके पीछे का कारण ये है कि वायरस ज्यादा पावरफुल हो गया है? देखिए, अभी तक जो भी हमारी रिसर्च चली है तो हमने देखा है कि वायरस में अभी कोई चेंज नहीं आया। ये अच्छी बात है जी। क्योंकि वायरस में यदि कोई चेंज आ गया तो जितना हमारे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो भी गड़बड़ा जाएगा। जी। क्योंकि हम एक पर्टिकुलर वायरस को लेकर ही वैक्सीनेशन बना रहे हैं। ये अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन में कोई बदलाव नहीं आया, इसीलिए हम वैक्सीनेशन में काम अच्छे से हो रहा है। और दूसरा, इसलिए इसका मतलब है कि पावरफुल नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है वायरस। सिर्फ बदलाव यह आया है कि हम पहले क्वारंटीन में थे, यानी कि सरकार ने सब पे पाबंद लगाया हुआ था कि कोई बाहर नहीं आ सकता, कोई इधर उधर नहीं जा सकता, इसलिए सब हम अपने घरों में थे। जब सरकार ने पाबंदी उठाई तो सरकार ने हम सबसे अनुरोध भी किया था कि हम मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, आसपास की चीजों को साफ रखें और हम जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएं, जहां जब जरूरत नहीं है तो घरों में ही खाना खाएं। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हम देख रहे हैं, इसको बढ़ावा करने का वायरस का नहीं है, वायरस तो वही है जी। इसको जो संख्या बढ़ रही है उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। इसमें वायरस का भी कोई जिम्मा नहीं है, ना मैं कहूंगा किसी सरकार का है। सब स्टेट जो गवर्नमेंट है हमारे देश की,
सब काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ लैकिंग है तो हम सब लोगों की, आम जनता की। जी हां, डॉक्टर सैनी बड़ी बात कह रहे हैं कि लापरवाही से भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी होती है कि देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, क्योंकि अगर हम संक्रमित होंगे तो हम अपने परिवार को भी संक्रमित करेंगे और कहीं न कहीं हमारा समाज भी संक्रमित होगा और मामले तेजी से बढ़ने लगेंगे। तो जहां भी जाइए मास्क जरूर पहनिए। बिजनौर से आसिफ जी जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को मैं सल्यूट करता हूँ सर। आसिफ जी नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा सवाल ये है कि मैं मास्क नहीं बांधता, मैं मुंह पे कपड़ा लपेट के रखता हूँ, क्या मुझे कोई खतरा तो नहीं है सर? डॉक्टर सैनी, यहाँ पे एक और सवाल है। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, जो लोग कपड़ा बांधते हैं और कई बार लोग कहते भी हैं कि गमछे को भी इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन जो उसकी फ्रंट लेयर है कब वो इनर लेयर में परिवर्तित हो जाती है ये पहनने वाले को पता ही नहीं होता और फिर खतरा बढ़ सकता है। क्या कहेंगे आप? आपने बिल्कुल सही कहा। गमछा पहले मतलब शुरुआत हुई तो लोगों ने कहा कि गमछा पहन लीजिए, लेकिन वो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हम मास्क पहनते हैं इसकी एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है जी। जो और फिर इसके अंदर एक फिल्टर भी लगा होता है जी। एक फायदा और भी है कि इसके अंदर फिल्टर भी होता है। और आप जब घर में भी मास्क बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं घर में आप कॉटन के कपड़े से बनाइए, उसकी भी एक आउटर लेयर, एक निश्चित आउटर लेयर होती है और एक निश्चित इनर लेयर होती है। आउटर लेयर होती है जब बाहर की जो लेयर होती है उसमें सारे जो कीटाणु है वो वहां आकर इकट्ठे होते हैं जी। और इनर लेयर जो होती है जहां से हम सांस लेते हैं हमारे कीटाणु इकट्ठे होते हैं जी। तो दोनों में पूरा डिस्टिंक्ट है। यदि बाहर की लेयर हमारी इंटरनल हो जाए, यानी कि जो बाहर हमारा जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ आ जाए, तो आप सोचिए सारे के सारे कीटाणु जो है जिनको आपने पहले रोका हुआ था वहां इकट्ठे हुए थे, वो उनके सांस के द्वारा हम अंदर लेते चले जाएंगे जी। तो गमछे में एक ही प्रॉब्लम है ये कि वहां से जो कब आउटर लेयर कब इनर लेयर में बदल जाती है, क्योंकि बार बार आपका गमछा फिटेड तो होता नहीं सही तरीके से, कभी नीचे होता है कभी ऊपर होता है, तो आप उसको कभी आगे गिरते हैं कभी पीछे करते हैं, उससे ये हो सकता है कि आउटर लेयर इनर लेयर में बदल गई तो आपके अंदर वही कीटाणु जिसको आपने रोकना था वो आपके अंदर अच्छी खासी तादाद में चले जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे कीटाणु तो बाहर इकट्ठा हो रहे थे जी। वो आपके शरीर में जाएंगे। दूसरा, जब हम मास्क पहनते हैं तो एक ध्यान करें, यदि आपने देखा होगा कि मास्क जब पहनते हैं तो हम कहते हैं कि इसको टाइट फिटेड करिए जितना हो सके। ये नहीं कि आपका सांस रुक जाए, आपका नाक एकदम बंद हो जाए, लेकिन इतना टाइट फिटेड हो कि ऊपर और नीचे में कोई ज्यादा बड़ा छेद ना हो, ताकि आप जो भी सांस दें वो हवा जो है वो फिल्टर द्वारा आपके उस आउटर लेयर से इनर लेयर से होते हुए आपके अंदर पहुंचे जी। लेकिन गमछा जब आप अपने मुंह पे ढकते हैं तो मैंने देखा है कि उसमें आउटर लेयर इनर जो ऊपर और नीचे में बड़े सारे जगह बंद होती हैं, तो हवा के आने के उस गमछे के द्वारा फिल्टर होने के साथ साथ बड़े सारे और रास्ते भी होते हैं जो बिना फिल्टर के अंदर आ रहे हैं जी। और वो नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जितना हो सके आप मास्क पहनिए, और यदि नहीं है तो ठीक है आप पहन लीजिए, लेकिन मतलब मेरा विचार तो यही रहेगा कि आप मास्क पहनिए। एक हल्का होता है, आप अच्छे से उसको पहन सकते हो, आपके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं होता और अच्छा हवा को फिल्टर करता है। आसिफ जी और आपके जैसे जो तमाम श्रोता हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मास्क पहनने से सांस लेने में दिक्कत होगी या दम फूलने लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार आप मास्क पहनिए, मुझे लगता है कि आपको भी ये एहसास होगा कि मास्क के जरिए भी आप बहुत आसानी से सांस ले सकते हैं। मंदसौर से बसंती लाल जी जुड़ चुके हैं। बसंती लाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ सर जी नमस्कार, मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से मैं बसंती लाल सूर्यवंशी जी बोल रहा हूँ। सर डॉक्टर साहब मेरा 2 प्रश्न है। जैसे वैक्सीन कब तक बन के तैयार हो जाएगी, और मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ तो सब्जी वगैरह लगाता हूँ खेतों में, तो 3 किलोमीटर दूर कोरोना वायरस से 12-13 लोग हैं, तो मैं अपनी सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ? इनके पहले सवाल पर हम चर्चा कर चुके हैं इस कार्यक्रम में कि वैक्सीन कब आएगी। इनका दूसरा सवाल है कि ये खेती बाड़ी करते हैं, सब्जियां लगाते हैं और 2-3 किलोमीटर के दायरे में इनका खेत है और उसमें 12-13 लोग मिलकर काम करते हैं। ऐसे में ये कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या करें?
देखिए, जो आप खेतों में काम करते हैं अच्छी बात है। वैसे ही आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं आप, तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितना आप कन्फाइंड रूम में रहते हैं, अलग से कमरे में रहते हैं, वहां पे ताजी हवा नहीं होती, उसी को सारे लोग सांस ले रहे होते हैं, उसी हवा, गंदी हवा में या उस कमरे की हवा में, तो आप एक तरह से तो वैसे ही सुरक्षित हैं। दूसरा, आपको डिस्टेंस तो हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे आप ओपन इन्वायरमेंट में हैं, आपको कीटाणु होने के चांसेस कम है, लेकिन उसके साथ साथ आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखें, यानी कि दूरी बनाए रखें। तो दूरी बनाने का वही, जैसे मैंने बताया, कम से कम 3 से 6 फीट की दूरी बनाए रखें जी। इतना आप रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तीसरा, मास्क जरूर पहने। और चौथा, जब आप घर जाएं उससे पहले अपने हाथ जरूर धोएं, क्योंकि आप खेतों में काम कर रहे हैं, आपके हाथों में गंदगी आती है, तो आप साबुन पानी से अपने, सिर्फ पानी से हाथ धोना काफी नहीं होता, इसलिए मैं सबको बताना चाहूंगा कि साबुन भी लगाना जरूरी है। बिल्कुल, साबुन और पानी से हाथ धोएं। आपके लिए डिसइंफेक्टेंट इतना कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आप खेतों में काम कर रहे हैं, वहां पर मिट्टी से सन जाए या आपके हाथ विजिबली डर्टी हो, दिखने में गंदे हो, तो उनमें जो सैनिटाइजर काम नहीं करता, तो आप अपने हाथों को साबुन पानी से धोएं, डिस्टेंस मेंटेन रखें और अपना मास्क पहने। इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही ओपन एयर में रह रहे हैं, तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल। राजस्थान के जोधपुर से अब्दुल हकीम जी जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं अब्दुल हकीम जोधपुर से, राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम तो कहते हैं कि सर्दी जुकाम होने पर या बुखार होने पर जाके टेस्ट करा लें, बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि टेस्ट कराने के बाद में हमें कैद कर दिया जाएगा, 10 दिन 15 दिन तक हमें वहाँ रोक लिया जाएगा और हमें वहाँ दिक्कत होगी और हमें तकलीफ होगी, घर वाले भी हो जाएंगे। तो वो अगर जो कोरोना लग जाने के बाद में वो आदमी कितने दिन तक बीमार रह सकता है, वो उसकी आखिर मियाद कितनी होती है, यानी वो उसकी जिंदगी कब तक रह सकती है कोरोना लग जाने के बाद? डॉक्टर सैनी, ये समाज के एक बड़े वर्ग की मानसिकता को भी पेश कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं, वो सिर्फ इस डर से टेस्ट नहीं करा रहे हैं कि उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा, अस्पताल में उन्हें भर्ती होना पड़ेगा, पता नहीं वहां क्या क्या सुविधाएं हैं नहीं है। इनका जो मूल सवाल है वो ये है कि अगर किसी को कोरोना संक्रमण हो गया तो वो व्यक्ति कितने दिन तक बीमार रहता है? अब्दुल जी, आपने बिल्कुल वही मानसिकता की बात करें, लोग स्टिग्मा इसको मानते हैं। एक तो हम सबको समझना होगा कि इस वायरस का कोई स्टिग्मा नहीं है, जैसे बाकी बीमारियां होती हैं उसी तरीके की ये एक बीमारी है और ये अपने आप से 10-15 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। जो हम बताएं इसको, जो WHO, हमारी सरकार, भारत सरकार ने भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा ये बीमारी आपको 10-12 दिन तक रहती है, या आपको उसके बाद 7 दिन तक आपको रखना है। टोटल मिलाकर 14 दिन तक यदि आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जैसा कि हम कई बार कार्यक्रम में कह चुके हैं कि 14 से 20 दिन में व्यक्ति खुद ब खुद भी स्वस्थ हो सकता है और इलाज के माध्यम से भी स्वस्थ हो सकता है। और एक और गाइडलाइंस आई है कि यदि आपका बुखार जी डॉक्टर सैनी, इस गाइडलाइन पर हम किसी और कार्यक्रम पर में आपसे चर्चा करेंगे, चूंकि आज समय नहीं है। जी। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर सैनी बता रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करिए, न्यू नॉर्मल में जीने की आदत डालिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेंद्र सैनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।